जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत ने सफलतापूर्वक कंडक्ट किया ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट लॉन्च। फाइटर जेट्स के लिए खुद की इजेक्शन सीट बनाने की तरफ भारत का एक महत्वपूर्ण कदम। जल्द ही इंडियन नेवी की सर्विस में एक साथ ऑपरेशनल होंगी 3 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। 2029 में मिलेंगे पहले 4 रफाल एम फाइटर्स भारतीय नौसेना को, और इंडियन नेवी को पता है कि पाकिस्तानी नेवी यूनिट्स कहां पर है डिप्लॉयड। सोमवार को भारतीय सेना ने बे ऑफ बंगाल रीजन पर भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जिसे आप होल मेकर भी कह सकते हैं, तो इसके सफलतापूर्वक टेस्ट लॉन्च को कंडक्ट किया था। और इस टेस्ट लॉन्च में सदर्न कमांड और भारत की ट्राई सर्विस अंडमान एंड निकोबार कमांड के एलिमेंट्स मुख्य रूप से शामिल थे। और एडवांस्ड गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ इक्विप्ड इस ब्रह्मोस मिसाइल ने इस ट्रायल के दौरान हाई स्पीड फ्लाइट स्टेबिलिटी और टर्मिनल प्रिसिशन को डेमोस्ट्रेट किया था, और जिसमें इसने अपने टारगेट को बेहद सटीकता के साथ हिट भी किया। और सिमुलेटेड बैटल कंडीशंस में कंडक्ट किए गए सभी ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स को इस मिसाइल ने अचीव किया है। और ये डेमोस्ट्रेशन भारतीय सेना की ब्रह्मोस यूनिट की ऑपरेशन रेडीनेस को दर्शाती है, और साथ में इस बात को भी दर्शाती है कि ब्रह्मोस मिसाइल उभरते हुए बैटलफील्ड के चैलेंजेस का सामना करने के लिए रियल टाइम में प्रिसिशन स्ट्राइक मिशंस को परफॉर्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इस ब्रह्मोस मिसाइल के टेस्ट लॉन्च की जो वीडियो है वो सदर्न कमांड के ऑफिशियल एक्स हैंडल से भी शेयर की गई है। और भारत ने फिर से दिखाया है कि भारत के पास लॉन्ग रेंज पर प्रिसिशन स्ट्राइक्स को डिलीवर करने की एबिलिटी है। वहीं इसके अलावा जो इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट को लेकर निगोशिएशन चल रहा है, तो इससे संबंधित हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल्स के कोस्टल बैटरीज और सी लॉन्च वर्जन दोनों में ही अपना इंटरेस्ट दिखाया है। आज नेवी डे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स देखने को मिली हैं। जैसे कि नेवी चीफ की तरफ से बताया गया कि जो इंडियन नेवी है वो विमेन सबमरीनर्स पर भी काम कर रही है। इसके साथ में भी बताया गया कि जल्द ही नेवी की सर्विस में तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिधमन को भी इंडक्ट किया जाएगा। जबकि इस क्लास की जो दूसरी सबमरीन थी INS अरिघात, तो उसे अगस्त के महीने में कमीशन किया गया था। और अब तीसरी यानी कि INS अरिधमन के सर्विस में एंटर होने के साथ ही पहली बार ऐसा होगा जब समुद्र में भारत के पास 3 ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स होंगी। और INS अरिधमन के एडवांस ट्रायल्स ऑलरेडी चल रहे हैं, और ये इस क्लास की पहली 2 सबमरीन्स यानी कि INS अरिहंत और INS अरिघाट की तुलना में ज़्यादा लंबी दूरी की न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स को कैरी करने के हिसाब से बनाई गई है, और जिस वजह से एडिशनल K4 मिसाइल्स को कैरी कर सकेंगे। वहीं भारत ने म्यांमार को जो सबमरीन गिफ्ट करी थी, तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। नेवी ने उन्हें ट्रेनिंग भी प्रदान करी है, और रिफिट के लिए वो जो सबमरीन है वो विशाखापट्टनम आती है। और जबकि भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटीज़ को लेकर भारतीय नौसेना प्रमुख का स्पष्ट रूप से कहना था कि इंडियन नेवी राष्ट्र हित के लिए जहां भी जाना आवश्यक होगा वहां जाएगी। इसके अलावा रही बात इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज रिसर्च वेसल्स की प्रेजेंस की, तो इस पर नेवी चीफ की तरफ से कहा गया कि देखिए ये जो पूरा प्लेनेट है ये 71% वाटर से घिरा हुआ है, और 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड यानी कि जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो इसके बियॉन्ड कोई भी कहीं भी जाने के लिए फ्री है। यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी हमको सर्टेन एक्टिविटीज़ करते हैं। तो उनका ये कहना था कि मैं आपको सुनिश्चित कर सकता हूँ कि भारतीय नौसेना सभी तरह की एक्टिविटीज़ से फुल्ली अवेयर है, और केवल चाइनीज़ एक्टिविटीज़ ही नहीं बल्कि हर एक वो चीज़ जो कि हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आती है। कोई शिप है या प्लेटफॉर्म है, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ पर है, उनके इरादे क्या हैं, तो हमारे पास इसकी एक कंप्लीट पिक्चर हमेशा रहती है हमारे ऑपरेशन रूम्स में। और जब भी ज़रूरत होती है हम अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार सुटेबल एक्शंस लेते हैं। तो चिंतित होने की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है, और मैं आपको कह सकता हूँ कि हम फुल्ली अवेयर हैं। इसके अलावा नेवी चीफ की तरफ से भी कंफर्म किया गया कि भारतीय नौसेना को पहले 4 रफाल एम फाइटर जेट्स 2029 तक मिलेंगे। और बाकी जो लास्ट नेवी डे था यानी कि 4 दिसंबर 2024, तो तब से लेकर अभी तक भारतीय नौसेना की सर्विस में 1 सबमरीन और 12 वॉरशिप्स ऑलरेडी कमीशन हो चुकी हैं। आज नेवी डे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नेवी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दी, जिसमें उनके कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर जो अभी भी जारी है, तो इसलिए अधिकतर डिटेल्स पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सभी ने इस बात को नोटिस किया होगा कि कैसे नेवी ने अपनी कमिटमेंट, अपनी रेडीनेस, अपनी कैपेबिलिटी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे नेवी की डिटरेंस पोटेंशियल, तो इसको साबित करके दिखाया है। बाकी आप सभी जानते ही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में नेवी के कैरियर बैटल ग्रुप की वजह से ही पाकिस्तानी नेवी को मजबूर होना पड़ा था पोर्ट्स पर ही रहने के लिए, और उनकी शिप्स बाहर तक नहीं निकल पाई थी। और नेवी चीफ ने इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर की स्टार्ट होने की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट हुआ है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही जो अधिकतर मेजर शिपिंग कंपनीज हैं वो पाकिस्तानी पोर्ट्स को अवॉइड कर रही हैं, और जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है तो उसको भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि भाई पाकिस्तानी पोर्ट्स किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है, खुद पाकिस्तान के लिए भी नहीं।
और जबकि इसी दौरान मीडिया इंटरेक्शन में नेवी के वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन की तरफ से बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना के ऑफेंसिव एक्शन का थ्रेट उन महत्वपूर्ण फैक्टर्स में से एक था जिसकी वजह से पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा था सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए। और बता दें कि वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन वेस्टर्न नेवल कमांड के प्रमुख हैं और उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही कम समय में 30 से ज़्यादा शिप्स और सबमरीन्स की एक अभूतपूर्व तैनाती देखी गई थी और हमारी फ्रंट लाइन शिप्स इस ऑपरेशन के दौरान विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप के नेतृत्व में मकरान तट पर युद्ध के लिए तैयार थे। और भारतीय नौसेना की ऑफेंसिव डिप्लॉयमेंट और पोस्चरिंग को देखकर ही पाकिस्तानी नेवी को मजबूरी में अपने तट के पास ही रहना पड़ा था। बाकी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेवी चीफ की तरफ से भी कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना की तरफ से पाकिस्तान के लिए कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिला था, लेकिन हाँ, पाकिस्तान ने कई सारे चाइनीज वेपन्स का इस्तेमाल जरूर किया था और भारतीय नौसेना की एग्रेसिव पोस्चरिंग की वजह से ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नेवी के पास जवाबी कार्रवाई का एक भी मौका नहीं था। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी नेवी ने अपनी मैरीटाइम अवेयरनेस को सुनिश्चित किया हुआ है और हमें एग्जैक्टली पता है कि पाकिस्तान की नेवल यूनिट्स कहाँ पर डिप्लॉयड हैं। डीआरडीओ ने फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम के हाई स्पीड रॉकेट स्लैट टेस्ट को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया है और ये जो टेस्ट है ये 800 किलोमीटर पर आवर की कंट्रोल स्पीड पर कंडक्ट किया गया था और इसके माध्यम से कैनोपी सेवरेंस, इजेक्शन सीक्वेंसिंग और कंप्लीट एयर क्रू रिकवरी सिस्टम को वैलिडेट किया गया है। और ये टेस्ट चंडीगढ़ में स्थित डीआरडीओ लैब TBRL की रेल ट्रैक रॉकेट स्लैट फैसिलिटी में कंडक्ट किया गया था और इस टेस्ट की जो वीडियो है वो भारतीय रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर भी की गई है। अब हम थोड़ा सा आसान से शब्दों में आपको समझाते हैं कि इस टेस्ट का एक्चुअल में मतलब क्या है, क्योंकि ये जो टेस्ट है डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो सीधे सीधे कहा जाए तो इस टेस्ट के दौरान एक रियल लाइफ सिनेरियो को सिमुलेट किया गया है और वो सिनेरियो कौन सा है, फास्ट मूविंग फाइटर जेट से फ्लाइट के दौरान इजेक्ट होने वाला। इसमें यह देखा गया कि एयरक्राफ्ट से इजेक्ट होते समय जो एयरक्राफ्ट की कैनोपी है वो सेफली और रिलायबली एयरक्राफ्ट से अलग हो, जो इजेक्शन वाला सीक्वेंस होता है वो सही तरीके से परफॉर्म हो और जो एयर क्रू का रिकवरी सिस्टम है वो सही तरीके से काम करे ताकि पायलट सेफली एयरक्राफ्ट से इजेक्ट हो सके। और इसमें डीआरडीओ ने अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट एस्केप मैकेनिज्म को टेस्ट किया है और वो भी 800 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर। और दुनिया में कुछ ही देश हैं जिनके पास इस तरह के एयरक्राफ्ट एस्केप मैकेनिज्म को विकसित करने की क्षमता है और ये टेस्ट ये बताता है कि भारत भी उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल होने की पूरी तैयारी में है और भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि एयरक्राफ्ट की जो लाइफ सेविंग एवियोनिक्स और एस्केप सिस्टम्स होते हैं तो उन्हें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट ना किया जाए, उसे हम भारत में स्वदेशी तौर पर ही बनाएं, क्योंकि अभी तक इस तरह के सिस्टम्स हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं। और आपको ये स्पष्ट कर दें कि इस दौरान कोई इजेक्शन सीट टेस्ट नहीं की गई है, बल्कि एयरक्राफ्ट की इजेक्शन सीट के अराउंड जो इकोसिस्टम होता है जैसे कि कैनोपी सेवरेंस सिस्टम जो कि कैनोपी को कॉकपिट से अलग करता है, इजेक्शन सीक्वेंसिंग जो कि इजेक्शन की पूरी प्रोसेस को ट्रिगर करता है और पायलट रिकवरी सिस्टम जिसमें पैराशूट, सर्वाइवल किट, स्टेबलाइजेशन ये सभी आते हैं, तो ये सभी चीज़ें टेस्ट हुई हैं। इसमें वो सिस्टम्स टेस्ट हुए हैं जो कि इजेक्शन सीट के साथ मिलकर काम करते हैं और इन सारी सिस्टम्स पर महारत हासिल किए बगैर आप खुद की इजेक्शन सीट को बिल्ड भी नहीं कर सकते। लेकिन भारत इस टेस्ट के माध्यम से एक स्वदेशी एस्केप सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए सभी सपोर्टिंग मैकेनिज्म्स को वैलिडेट कर रहा है, जो कि निश्चित रूप से आने वाले समय पर मार्टिन बेकर और कुछ रशियन सीट्स के ऊपर से हमारी निर्भरता को भी कम करेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से खुद की इजेक्शन सीट को विकसित करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि भारत के जो अपकमिंग फाइटर प्रोग्राम्स है जैसे कि एम का, तो उनमें जो इजेक्शन सीट इस्तेमाल होगी तो संभावित रूप से वो स्वदेशी हो सकती है। श्रीलंका में आई प्राकृतिक आपदा के बाद ह्यूमैनिटेरियन मिशन के हिस्से के तौर पर भारत ने जो ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया है, तो इस ऑपरेशन के तहत एक तरफ जहां भारतीय नौसेना की तरफ से कॉम्प्रहेंसिव मानवीय सहायता प्रदान की जा रही है, भारतीय नौसेना द्वारा श्रीलंका में रिलीफ ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए, तो अब इसी ऑपरेशन सागर बंधु के हिस्से के तौर पर ही श्रीलंका में भारतीय सेना के भी स्पेशलाइज्ड कंटिजेंट को डिप्लॉय किया गया है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर्स के साथ इक्विप्ड मेडिकल टीम्स को डिप्लॉय किया गया है जो कि मेजर और माइनर सर्जरीज को कंडक्ट करने में भी सक्षम है और उनके पास एक डेडिकेटेड फैसिलिटी भी है जिसमें एक बार में 20 से 30 पेशेंट्स को सर्व किया जा सकता है। और इन सबके अलावा श्रीलंका में मदद के लिए भारत ने कई सारा रिलीफ मटेरियल भी रवाना किया है। और रिलीफ मटेरियल से याद आया, श्रीलंका में मानवीय सहायता के नाम पर हमारा एक पड़ोसी है जिसको हम कहते हैं निकम्मा पड़ोसी, जिनके वहाँ खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो इन्होंने भी दिखाने के लिए श्रीलंका में रिलीफ मटेरियल भेजा था। और इस रिलीफ मटेरियल की जो पिक्चर है वो श्रीलंका में पाकिस्तान के हाई कमीशन के ऑफिशियल हैंडल से शेयर भी की गई थी। लेकिन हुआ यह कि जो पिक्चर सामने आई उनसे क्लियर हुआ कि पाकिस्तान ने जो रिलीफ मटेरियल श्रीलंका में भेजा है वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड है और उसके एक्सपायरी डेट उन रिलीफ मटेरियल्स के पैकेज पर क्लियरली दिख भी रही है। हालांकि फिर बाद में श्रीलंका के पाकिस्तानी हाई कमीशन ने एक्स पर से अपने उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया था। वैसे पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की इस तरह की हरकतें करी हैं,
क्योंकि जब 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था, तब अफगानिस्तान में भारत ने पाकिस्तान के थ्रू जो रिलीफ मटेरियल भेजा था, तो वो तो आधा पाकिस्तान में चोरी हो गया था और अफगानिस्तान के पास जो पहुंचा था वो डैमेज कंडीशन में पहुंचा था। और अब श्रीलंका में भी मानवीय सहायता के नाम पर जो पाकिस्तान ने एक्सपायर्ड रिलीफ मटेरियल भेजा है, तो ये कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान के करंट स्टेट को दर्शाता है। क्योंकि पाकिस्तान में एक्सपायर्ड खाना खाना ही आज के समय में सबसे बड़ी लग्जरी है। क्योंकि पाकिस्तान के लोग बोलते होंगे कम से कम खाना मिल तो रहा है, एक्सपायर्ड ही सही, और बाकी लाहौरी चूरन खाने वाले ऐसे ही होते हैं। और एक तरफ श्रीलंका में मानवीय सहायता के नाम पर एक्सपायर्ड रिलीफ मटेरियल भेजा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ये भी क्लेम करता हुआ दिखा है कि श्रीलंका के लिए रिलीफ मटेरियल ले जा रहे पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के लिए भारत ने अपने एयर स्पेस को क्लोज किया है और उसके लिए परमिशन नहीं दी। और इस परमिशन के लिए पाकिस्तान ने 1 दिसंबर को फॉर्मल रिक्वेस्ट डाली थी। और कमाल की बात तो यह है कि भारत के अथॉरिटीज ने पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट मिलने के बाद सेम डे पर ही प्रायोरिटी बेसिस पर यह क्लियरेंस दे भी दिया था और केवल 4 घंटों के अंदर पूरा प्रोसीजर भी कंप्लीट हो गया था। और ये जो निर्णय था ये भारत ने केवल मानवीय सहायता को ध्यान में रखकर लिया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो मीडिया है वो ये क्लेम करते हुए दिखी कि भारत ने पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को रिलीफ मटेरियल ले जाने के लिए उनके एयर स्पेस की परमिशन नहीं दी है। और लगभग 4 घंटे पहले ही पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स के ऑफिशियल एक्स हैंडल से भी सेम पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि भारत पाकिस्तान से श्रीलंका जाने वाली मानवीय सहायता को लगातार रोक रहा है। पाकिस्तान से श्रीलंका मानवीय सहायता ले जा रहा विशेष विमान 60 घंटे से ज़्यादा समय से विलंबित है और अब भारत से उड़ान भरने की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। और ये भी लिखा कि 48 घंटों के बाद लास्ट नाइट भारत ने जो पार्शियल फ्लाइट क्लियरेंस दिया था वो ऑपरेशनली इम्प्रैक्टिकल था, यानी कि खुद एक्सपायर्ड रिलीफ मटेरियल भेज रहे हैं और भारत को ब्लेम कर रहे हैं कि भारत उनके रिलीफ मटेरियल को रोक रहा है, जबकि भारत ने केवल 4 घंटे के अंदर पाकिस्तान के रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया था। पर खैर जो भी है, लेकिन एक बात हमने नोटिस जरूर करी है कि इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाने से पाकिस्तान का जो फॉरेन अफेयर्स का एक्स हैंडल है, कम से कम उसके इस पोस्ट पर सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट तो देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे तो उनकी बाकी पोस्ट में ऐसा कोई एंगेजमेंट नहीं है, सिर्फ इसमें है। अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक तो इसमें 1000 कमेंट हो चुके हैं। भले ही वो कमेंट्स कुछ भी हो, लेकिन कम से कम पाकिस्तान को एंगेजमेंट तो मिल रहा है और एक्स का थोड़ा रेवेन्यू भी इनके लिए इकट्ठा हो जाएगा ताकि वो और भी अधिक लाहौरी चूरन खरीद सकें। चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1987 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर रंजीत मथाना वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1984 में 15 असम राइफल्स के राइफलमैन गोपाल चंद ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि नेवी डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिजाइन्स को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।